गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीखने वाले हैं। सबसे पहले कुछ ज़रूरी डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी कि कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत किस्म के स्टेटमेंट्स आ जाएंगे। कॉस्ट ऑफ गुड है आपके पास प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, आपके पास ट्रायल बैलेंस है, बैलेंस शीट है, सब कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो आपके किसी भी किस्म के फाइनेंस को रिप्रेजेंट कर रहा हो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाता है। वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो चीज़ खरीदने का, बेचने का या टोटल अकाउंटिंग करने का, किसी भी चीज़ का स्टेटमेंट। अच्छा, लेजर जो होता है वो पूरी एक बड़ी सी बुक, कॉपी ऐसी सारी चीज़ों पर बनता है। स्टेटमेंट्स जो होते हैं उनकी कोई ऐसा बाकायदा कॉपी लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता। उसकी सिर्फ बेसिकली शीट्स निकलती हैं, एक एक शीट निकल रही है, ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इस साल का, इस महीने का, ये सारी डिटेल्स दी गई होती है। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप बैंक में अकाउंट खुलवाओ तब भी आपको मंथली बेसिस पे, अक्सर मंथली बेसिस पे आपको मेल आता है या तो आजकल ईमेल आ जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। उसके अंदर पूरा बताया गया होता है कि भाई आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपने आज की मतलब इस महीने में कब कितने पैसे डाले या किसी और ने डाले, क्या उस पर कोई प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारा पूरी डिटेल आपके पास आ जाती है। तो वो भी आपका एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डेफिनेशन कह रही है, इन ऑर्डर टू नो द प्रॉफिट और लॉस अर्न बाय अ फर्म। ठीक है, फर्म कोई सी भी बिजनेस की बात हो रही है। ठीक है, कोई सा भी बिजनेस है उसका आपने पता करना है कि भाई प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, कैसे आप पता लगाओगे। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट की इनकम कितनी आई है वो स्टेटमेंट, या फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर, ये सारी चीज़ें आप देखोगे, उससे पता चलेगा कि भाई क्या इसमें फ़ायदा उठाया गया है तो क्या नुकसान हुआ है। इस पूरे स्टेटमेंट को, यानी ये पूरे स्ट्रक्चर हम क्रिएट करते हैं, इसको आप कहते हो स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, वाइल द फाइनेंशियल पोजीशन इज जज बाय मीन्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट। यानी जब तक बैलेंस शीट नहीं बनती, आप नहीं बता पाते कि भाई फाइनेंशियली, यानी पैसों के लिहाज से ये जो फर्म है, यानी ये जो बिजनेस है, कहाँ पे सेटल है। ठीक है, ये किसी अच्छी कंडीशन में है, बुरी कंडीशन में, लॉस है या प्रॉफिट है। अच्छा, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड पोजीशन स्टेटमेंट। इससे पोजीशन पर चलती है बिजनेस की, या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन, यानी फाइनेंशियल कंडीशन का क्या स्टेटमेंट है, यानी बताया जाएगा कि भाई किस कंडीशन में है ये बिजनेस। अच्छा, फिर हमारे पास है ट्रेडिंग प्रॉफिट। ट्रेडिंग या प्रॉफिट आप कुछ भी बोल सकते हो उसको। अगर ट्रेड कर रहे हैं किसी तरह इधर से उधर इनकम, तो ट्रेड कहला रहा है। प्रॉफिट उठा रहे हैं किसी तरह, किसी चीज़ पे इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं वगैरह, तो प्रॉफिट कहला रहा है। एंड लॉस अकाउंट या फिर इनकम स्टेटमेंट, अगर मैं से कोई भी चीज़ उसको बोलो, ये है एक ही चीज़। अच्छा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट में बी प्रिपेयर्ड आइदर इन अकाउंट फॉर्म, टी फॉर्म जिसे कहा जाता है, या फिर और इन रिपोर्ट फॉर्म यानी स्टेटमेंट फॉर्म। अच्छा, ये टी फॉर्म, स्टेटमेंट फॉर्म दिया जा रहा है, ये भी कुछ चीज़ें जो आपको ना थोड़ी याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि आपका सवाल में भी आ सकता है कि भाई टी फॉर्म में बताओ, यानी अकाउंट फॉर्म बोल रहा हो बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट फॉर्म यानी रिपोर्ट के फॉर्म में बताना है आपने। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन बोथ एंड द फॉर्म्स गिव द सेम इन्फॉर्मेशन, यानी इन सब में ना सेम इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कोई डिफरेंट नहीं जाती है। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट इज द अकाउंट विच इज प्रिपेयर टू डिटरमाइन द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, यानी कितना टोटल हुआ है उसको। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना उनको प्रॉफिट हुआ है तो कितना उनको लॉस हुआ है ट्रेडर को, यानी जो अमाउंट ट्रेड कर रहा था या फिर सामान ट्रेड कर रहा था किसी भी तरीके से। अच्छा, इसमें भी आप डेबिट और क्रेडिट साइड समझ लो ट्रेडिंग अकाउंट की। डेबिट और क्रेडिट साइड में क्या क्या होता है? अच्छा, डेबिट साइड में क्या होगा? द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक और गुड्स और ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ मर्चेंडाइज। ठीक है ना। अब आपके पास आगे सवाल आने वाले हैं, उसके अंदर आपके पास जो दिए हुए होंगे ना आइटम्स, पहले लिए थे भाई अनरिप्रेजेंटेड चेक, तो ये तो उसने ये अमाउंट पे करा वगैरह वगैरह। तो अब जब आप ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो उसके अंदर आपके पास इस टर्म्स में दिया जाएगा, ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ मर्चेंडाइज, ओपनिंग स्टॉक्स, ऐसी सारी वैल्यूज़ लिखी जाएगी। ठीक है, तो उसको आपने डेबिट साइड पे एंट्री करनी है, क्रेडिट साइड पे नहीं, डेबिट साइड पे एंट्री करनी है। अब आपके पास दो कॉलम होते हैं ना, एक तो लेफ्ट साइड आपकी डेबिट हो जाएगी और जो राइट साइड होगी वो आपकी क्रेडिट हो जाएगी। इस तरीके से आपने बनाया होगा। अब चाहो तो ऊपर छोटा सा क्रेडिट डेबिट लिख दो, या DRCR करके उसको लिख सकते हो, और चाहो तो उसको प्लेन भी छोड़ सकते हो। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है? ग्रॉस परचेज, यानी उसको आपने लेस करना है। ग्रॉस परचेज कितना परचेज हुआ है, अब उसमें क्या क्या जाएगा, उसमें लिखोगे क्या? ग्रॉस परचेज को आपने लिखोगे परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। ठीक है, और परचेज डिस्काउंट, जो परचेज डिस्काउंट है उसको आप डायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पे लिखोगे। अब क्रेडिट में क्या क्या डालना है आपने? क्रेडिट में डालना है आपने टोटल सेल्स, कितनी टोटल सेल्स हुई है उसने आपने डालना है, लेकिन उसमें आपने लिखना होगा लेस सेल्स
रिटर्न एंड अलाउंस एंड सेल्स डिस्काउंट, ये सारी चीज़ें टोटल सेल्स में काउंट हो जाएगी, ठीक है ना। यानी टोटल सेल्स आपने करोगे कैसे, लेस लिखोगे, आपने सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जो भी कुछ बताया गया होगा वो लिखोगे, और सेल्स डिस्काउंट जो भी कुछ मेंशन किया होगा उन दोनों को ऐड करोगे ना जब आप, तो ये टोटल सेल्स होगी। लेकिन आपने टोटल अमाउंट यानी जो बाकी पीछे की वैल्यूज गुजरी हुई है उसी हिसाब से सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट क्या क्रेडिट साइड में, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स और क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ मर्चेंडाइज, ठीक है। अब मर्चेंडाइज जो क्लोजिंग मर्चेंडाइज होगी ना, यानी एंड में कितनी मर्चेंडाइज बची है इन्वेंटरी में, यानी टोटल अमाउंट में आपने सपोज करो 4-5 बॉक्सेस उठा लिए कोई भी कपड़े बेचने के, ठीक है। अब उसने आपने शुरू के महीने में उसमें से 1 डब्बा या 2 डब्बा भेज दिया, वो बिक गया, अब बचा गया, जब आपके पास 3 बचे डब्बे, वो आप क्लोजिंग इन्वेंटरी होगी, महीने के एंड में आपके पास जितने डब्बे बच गए आपकी क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ मर्चेंडाइज कहलाएगी, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट रिप्रेजेंट्स आइदर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, यानी उनके दरमियान का डिफरेंस जो है वो या तो आपको प्रॉफिट बता रहा होगा क्या बना है, या तो उसका लॉस बता रहा होगा। बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट विच रिप्रेजेंट्स आइदर ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, जब ये एंड में टोटल हो जाता है ना सब चीज़ों का, तो फिर इसको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो अलग अलग है हमारा, उसमें हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। भाई इससे हमें ये पता चला है कि इतना प्रॉफिट हुआ है तो इतना लॉस हुआ है, इस चीज़ से तो प्रॉफिट था, इस चीज़ से लॉस था। अब हमारे पास है ट्रेडिंग अकाउंट आइटम्स, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट आइटम्स ये कुछ आइटम्स है जिसको हम बताए थे कि भाई यहाँ पे ये आइटम लिखना है तो वहाँ पे वो, तो होते क्या हैं ये सारे आइटम्स। अब मर्चेंडाइज में तो मर्चेंडाइज विच इज़ अनयूज्ड इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न एंड अनसोल्ड इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न, ठीक है ना। आपने जो चीज़ खरीदी थी है अभी तक उसको इस्तेमाल नहीं करा है, बेचा नहीं है, यूज़ नहीं हुई है वो सारी आपकी मर्चेंडाइज कहलाएगी, ठीक है। इन्वेंटरी मर्चेंडाइज या स्टॉक, आप कुछ भी ऐसी चीज़ बोल सकते हो। अब परचेज किस किस चीज़ के लिए आ रहा है, परचेज एक ही चीज़ को कह रहा है, मर्चेंडाइज परचेज फॉर बीइंग सोल्ड इज़ कॉल्ड मर्चेंडाइज, यानी मर्चेंडाइज जो आपने ख़रीदी है ना इस नियत से कि आपने इसको ना क्या करना है, बेचना है, तो वो आपके परचेजेस में काउंट होती है, ठीक है। इफ़ दे आर परचेज फॉर कैश दे आर कैश परचेज, बट इफ़ दे आर obtained विदाउट पेमेंट बीइंग मेड फॉर देम एट द सेम टाइम दे क्रेडिट परचेज फॉर विच पेमेंट विल बी हैव टू बी मेड एट सम फ्यूचर डेट, ठीक है। अब ये सारी जो डेफिनेशन है इससे आप आराम से आगे पता लगा सकते हो कि कौन सी चीज़ आपके पास डेबिट में जा रही है, कौन सी चीज़ आपके पास क्रेडिट में जा रही है, ठीक है। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, परचेज रिटर्न क्या होगा, इफ द परचेजर ऑफ मर्चेंडाइज रिटर्न all or some item of due to certain reasons as damage, oversupplied by the seller or not according to sample are returned to supplier is known as purchase return, ठीक है। परचेज रिटर्न वो हुआ कि आपने ख़रीदा मर्चेंडाइज, ठीक है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा मिल गया या उसमें कोई डिफेक्ट आ गया तो आप वापस कर रहे हो सप्लायर को, भाई ये वाला सामान नहीं चाहिए हमें, ये वो नहीं था जो हमें चाहिए था, ये कोई डिफेक्ट है या एक्स्ट्रा दे दिया आपने, तो वो परचेज रिटर्न के तौर पे काउंट होगा, ठीक है ना। अब क्या है, if the purchaser inform the supplier about the defect, excess supply or not according to sample, the supplier or seller agreed to cut short यानी कम कर दी प्राइस, किसी चीज़ का डिस्काउंट दे दिया, प्राइस ऑफ सच कमोडिटीज़ आर नोन एज परचेज अलाउंस, ठीक है। अब आपने एक परचेज़ तो कर ली लेकिन आप रिटर्न नहीं करना चाह रहे उस चीज़ को, ठीक है। आप बस बताते हो सप्लायर को कि भाई आपने ना तो सिर्फ डिफेक्टेड पीस दे दिए हैं या वो चीज़ नहीं है जो हमने मांगी थी, तो अब सप्लायर क्या करता है, सप्लायर पर ये बोलते हैं कि आप मुझे रिटर्न कर दो, बोलता है कि चलो मैं इसकी प्राइस आपको कम कर देता हूँ, ठीक है। तो वो थोड़ा सा कट आउट कर देता है प्राइस, शॉर्ट कर देता है प्राइस को, उसको आप कह देते हो परचेज अलाउंस, ठीक है। परचेज अलाउंस या परचेज डिस्काउंट दोनों में से किसी भी नाम से वो डाला जा सकता है, एक ही बात कहलाएगी। अच्छा, अलाउंस ऐसा होगा कि भाई किसी डिफेक्ट वगैरह की वजह से आपने बताया तो मिल गया, और डिस्काउंट आपके पास ऑलरेडी ऐसा मिल सकता है कि आपने भाई इकट्ठे 10-12 डब्बे उठा लिए तो आपको उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा कि भाई पर पीस आपको फिर भी सस्ती पड़ रही है चीज़ें, ठीक है। अब सेल्स क्या होगा, मर्चेंडाइज सोल्ड और सर्विसेज रेंडर टू कस्टमर्स आर कॉल्ड सेल्स, ठीक है। अब मर्चेंडाइज यानी कोई आइटम आपने या तो बेचा है या फिर आपने सर्विसेज रेंडर की हैं, सर्विसेज रेंडर का मतलब आपने सामने वाले को अपनी कोई ना कोई सर्विस बेची है, यानी आपने बोला है कि हाँ भाई मैं तो बाल काट देता हूँ, तो आप जैसे बार्बर हो, ठीक है, ना ही हो आप, तो आपने अपनी सर्विस रेंडर की है उसको कि मैं बाल काट रहा हूँ आपके, तो वो भी एक किस्म की सेल कहलाएगी, ठीक है। इफ़ कैश इज़ रिसीव्ड इमीडिएटली दे आर कैश सेल्स, अगर कैश फ़ौरन मिल जाता है तो कैश सेल्स है। इफ़ इट इज़ अग्री दैट द अमाउंट विल बी कलेक्टेड एट सम फ्यूचर डेट, अगर ऐसा गया है भाई अभी ये काम कर दो इसके पैसे आपको बाद में मिलेंगे, तो वो क्रेडिट सेल्स कहलाएंगी और वो सेल्स अकाउंट में जाएंगी, ठीक है ना। सेल्स अकाउंट में जाएंगी ये जानना ज़रूरी है क्योंकि आपको अक्सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट करने के बाद बोला जाएगा कि भाई इसका जनरल लेजर में भी एंट्री करके दिखाओ या इसका सेपरेट लेजर बनाओ, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ का अकाउंट कहाँ जाएगा।
अच्छा, फिर हमारे पास है सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस भी ये कहता है कि भाई आपने वो चीज़ सेलर ने आपको वापस कर दी हो, किसी तरह वो डिफेक्ट हो या कुछ। डायरेक्ट एक्सपेंस आर दोस एक्सपेंस व्हिच मे बी रिगार्डेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेसिंग द गुड्स। ठीक है, ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंस आर चार्ज टू अ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में होते हैं, और ये जब खरीद रहे होते हैं ना कुछ, तो उसके दौरान जो परचेजेस होते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं, उसको आप कह देते हो डायरेक्ट एक्सपेंस। अभी जो एक्सपेंस वही जो आप भाई आपके पास जो वर्कर है, आप उसको जो सैलरी दे रहे हो, ये डेली दे रहे हो, आवरली दे रहे हो, या जितना वो काम करता है उस तरीके से दे रहे हो, तो वो वेजेस एक्सपेंस कहलाता है, वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में आप डालोगे। अब कैरेज इनवर्ड, कैरेज मीन्स कन्वीनियंस चार्ज ऑफ गुड्स बाय लैंड। ठीक है, यानी आपने इधर उधर लेके गए हो चीज़ें, आपको आई है, गाड़ी से गई है, उससे गई है, तो वो सारे अकाउंट भी किए जाएगा बेसिकली ट्रांसपोर्ट का। तो उसको आप कह देते हो। अब उसमें से वो भी होता है कि भाई आपका जो गोडाउन है, ठीक है, आपने जो गोडाउन रखा है वहाँ पे जमा कर रहे हो, वहाँ से ला रहे हो, आ रहे हो, ये सारी चीज़ें भी तो खर्चा हो रहा है ना एक किस्म का, तो वो कैरेज इनवर्ड कहलाएगा। ठीक है, वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में होगा, लेकिन वो क्या होगा, डेबिट होगा। ये चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे बताया हुआ है कुछ चीज़ें कि वो डेबिट होनी है या क्रेडिट होनी है, जिनका क्लियर करके बताया कि इसको डेबिट करना है, इसको क्रेडिट करना है, आप उसको वही करो, तो आपको जो अमाउंट नीचे टोटल होगा बिल्कुल सही निकलेगा। अदरवाइज उसमें फिर एरर आता रहेगा कि इधर कम है तो उधर ज़्यादा है। अच्छा, कार्ट्रिज चार्जेस आर ऑन गुड्स परचेज्ड आर डायरेक्ट एक्सपेंस एंड शुड बी डेबिटेड टू ट्रेडिंग। अच्छा, कार्ट्रिज जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पे काउंट हो रहा है। ठीक है, यानी जब आप परचेज करो उसके दौरान ही जो भी कोई खर्चे उठ रहे हैं ना, उसमें काउंट हो रहा है। ठीक है, उसमें आ जाता है, अक्सर हमेशा नहीं होता लेकिन कई बार मौजूद होता है। अच्छा, फ्राइट क्या होता है? फ्राइट इज़ द चार्ज मेड फॉर कन्वीनियंस ऑफ गुड्स बाय सी। फ्राइट यानी वो होती है बड़ी वाली कश्ती, शिप होती है ना एक बड़ी सी, फ्राइट कहते हैं उसको, तो बड़ी वाली कश्ती होती है, उस पर अगर सामान आ जा रहा है, ठीक है, यानी बाय सी, बाय समंदर अगर सामान आपका आ जा रहा है कहीं से, तो वो जो उस पे से आपने सामान खरीदा है ना, उसको भी आप बोलोगे भाई फ्राइट गुड्स परचेज इज चार्ज टू क्या, ट्रेडिंग अकाउंट। वो भी कश्ती से आए, लैंड से आए, वो सारे आपने ना इसी पे चार्ज करने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। कस्टम ड्यूटी और ऑक्टोबल ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या होती है? व्हेन गुड्स आर परचेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री, इम्पोर्ट ड्यूटी विल बी पेएबल। ठीक है, अगर आपने किसी और मुल्क से ख़रीदी है कोई चीज़, तो इम्पोर्ट ड्यूटी जो होती है, कस्टम्स वाले जो होते हैं, आपने उनको भी पे करना होता है, उनको भी अमाउंट होता है कि आपने इतने पे करो। व्हेन गुड्स आर रिसीव फ्रॉम अनदर सिटी, अगर किसी और शहर या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के किसी और जगह से हो, किसी और शहर से हो, तो जो म्यूनसिपल होगा ना, यानी उस इलाके का बेसिकली सदर पड़ रहा होगा या कुछ पड़ रहा होगा, तो उसको आपने पेमेंट करनी होगी कि भाई मैं फ़लाँ फ़लाँ कंट्री, फ़लाँ फ़लाँ शहर से लेके आया हूँ सामान। ठीक है, अब इसकी जो सारे परचेज होंगे, ड्यूटीज ऑन ऑल गुड्स परचेज शुड बी डेबिटेड। ठीक है, ये होंगे डेबिट सारे के सारे। अब क्लोजिंग स्टॉक और मर्चेंडाइज इन्वेंटरी। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक रिप्रेजेंट करता है भाई आखिर में आपके पास जो सामान रह गया, जो अनसोल्ड है यानी बिका नहीं है, तो आपने वो बताना होगा कि भाई ये सामान मेरे पास रह गया है। देखिए, अब हमारे पास प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, उसमें तो आप सीधे सीधे जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस होगा, वो आपने ट्रेडिंग अकाउंट से इसमें डालना है, लिख के दिखाना है कि भाई कौन सी चीज़ डेबिट होती है, कौन सी हमें क्रेडिट होती है। ठीक है, अब और विद ग्रॉस प्रॉफिट विच विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट। ठीक है, अब ग्रॉस लॉस जो है ना, वो आपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट करना है, और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपने क्रेडिट। ठीक है, आपने उसका रिवर्स कर दो। अब देखो यहाँ पे बताया था एक्सेस ऑफ गेन और द लॉस इज कॉल्ड अ नेट प्रॉफिट। ठीक है, and that the loss over the gain is called the net loss. The account is closed by transferring this net profit or loss to capital account if the trader। ठीक है, अगर ट्रेडर चाहे तो इसको पूरे को अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, जब उसको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता चल जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि भाई ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो हम दोनों बनाएंगे आगे। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? बेसिकली लिस्ट ऑफ बैलेंस एक्सट्रैक्ट करी होती है, लेजर अकाउंट से ली हुई होती है। लेकिन बैलेंस शीट में जो होती है, एसेट और लाइबिलिटीज़ का स्टेटमेंट दिया जाता है कि ये चीज़ मेरी एसेट्स थे, ये मेरी लाइबिलिटीज़ थी, ऐसे करके स्टेट किया जाता है। और ट्रायल बैलेंस में क्या होता है? इट कंटेन्स द बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट्स, रियल, नॉमिनल एंड दोज अकाउंट्स, फ्रेंड, पर्सनल अकाउंट्स, हर किस्म के अकाउंट। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में हर किस्म के अकाउंट को आप बताया था, लेकिन बैलेंस शीट में सिर्फ आप वो अकाउंट करते हो जो किसी किस्म के आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हो, और कुछ नहीं। अच्छा, ट्रायल बैलेंस क्या करता है? प्रिपेयर बिफोर प्रिपरेशन। ठीक है, इससे पहले ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर हो, उससे पहले आप ट्रायल बैलेंस तैयार करते हो। ठीक है, उसके बाद आप देखते हो उस अकाउंट में क्या क्या डालना है। लेकिन बैलेंस शीट क्या होता है? उसके बाद बनता है, जब ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस वगैरह बन जाता है ना, तो उसके बाद आप इसको अकाउंट में लेते हो और चीज़ें बताते हो भाई बैलेंस शीट में क्या आएगा। अच्छा, इट डज नॉट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, यानी ये वाली वैल्यू नहीं कंटेन करता है कि भाई क्लोजिंग स्टॉक वगैरह में, यानी जो क्लोजिंग इन्वेंटरी है उसमें क्या क्या बचा, क्या अमाउंट था, क्या नहीं था, वो उसको ये
नहीं लिखता है अपने पास ट्रायल बैलेंस में, बैलेंस शीट में ऐसा ही लिखता है। एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव डू नॉट अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस। यानी जो चीज़ अभी ड्यू है यानी ये रिसीवेबल टाइप है, ठीक है, जो हमारे पास अकाउंट्स रिसीवेबल में चीज़ आनी है वो हम ट्रायल बैलेंस में नहीं पुट करते। लेकिन बैलेंस शीट में क्या, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेयर अपीयर ऑन द लाइबिलिटी साइड, ठीक है। जो यानी ड्यू हैं भाई, ये खर्चे आने थे या करने थे, तो ये सारे लाइबिलिटी साइड पे चले जाएंगे जो करने थे एक्सपेंसेस में। इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, यानी इनकम पैसे मिलने थे हमें लेकिन अभी तक मिले नहीं है, तो वो एसेट की साइड पे, तो मिलेंगे ना, अभी तो हमें प्रॉफिट होगा उस चीज़ से, ठीक है। तो अब हमारे पास बचा एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट हम एंट्री एडजस्ट करते हैं, एंड में देखते हैं भाई क्या हमने करना था, क्या क्रिएट करना है, क्या डेबिट, और फिर हम उसको सेटअप करके एक बैलेंस शीट तैयार कर सकते हैं। अकर्ड एक्सपेंसिव, वेयर आर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग accounting period at that time they are paid. However, when the period ends, they may be expensive they have incurred but not have paid and recorded. These unpaid and unpaid records are produced for accrued expenses for outstanding expenses, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, कभी कभार हमने बहुत सारे एक्सपेंसिव हमारे आते हैं लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं किए होते, हमने अकाउंट नहीं किया था भाई ये खर्चा आया कहाँ से है, एक्सपेंस हुआ कैसे है। अब जब वो रिकॉर्ड नहीं हुआ ना तो उसको अकर्ड एक्सपेंसिव कहा जा रहा है कि भाई ये तो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, जिसको आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या कुछ भी कह सकते हो। अब एकर्ड इनकम वो जो भाई अर्न हुई है लेकिन आपने कलेक्ट नहीं करी है अभी तक, यानी बेसिकली आपकी ऑफिस में आपको सैलरी मिल गई, वो दिन था सैलरी मिलने का, लेकिन आपने कलेक्ट नहीं करी है अभी तक, वो तो इश्यू हो गई है, बस आपने कलेक्ट नहीं की है, तो वो अकर्ड इनकम से रहेंगी, ठीक है। अब ठीक है, मैंने यहाँ पे ना एक आपको एग्जांपल रखा है, क्वेश्चन नहीं डाला मैंने, डायरेक्ट उसमें